सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो भैया, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम क्या कर रहे हैं सर, ट्रू फॉल्स कर रहे हैं। सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 के लिए ट्रू फॉल्स करेंगे। फटाफट से आ जाइए, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। आइए जरा। सबसे पहले तो भैया भाई पढ़ लो, क्योंकि रील्स देखने से इंस्टीट्यूट पास नहीं करेगा। अच्छा सर, चलो भाई। सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या ये सही है गलत है? सर, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का मतलब होता है लैंग्वेज वो है जिससे चीजें समझाई जाती हैं। क्या अकाउंटिंग से हम बिजनेस को समझाते हैं? बिल्कुल सर, अकाउंटिंग से हम बिजनेस को समझाते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू, बिकॉज इट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको? सर, जो यूजर होते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम मींस एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एक्सपेक्ट। कह रहा है कि हर ट्रांजैक्शन के, वैसे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा, दोनों इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, रियल अकाउंट और क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कह रहा है कि हम रियल अकाउंट को अकाउंटिंग ईयर पे एंड पे क्लोज कर देते हैं। क्या सही है गलत है? आओ जरा चेक करते हैं। सर, हमारे पास जो है अकाउंट जो होते हैं, हमने जो पढ़ा अकाउंट्स, वो तीन तरीके से होते हैं। सर, एक होता है रियल, एक होता है पर्सनल, और एक होता है सर नॉमिनल। मुझे बताओ, रियल अकाउंट में क्या आता था? सर, रियल अकाउंट में हमारे एसेट्स आते थे, मेनली फिक्स एसेट्स की बात होती थी। ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या आता था? पर्सनल अकाउंट में सर जनरली दो चीजें आती थी, एक डेटर और दूसरा क्रेडिटर। नॉमिनल में क्या आता था? सर, नॉमिनल में दो अकाउंट्स आते थे, एक तो हमारे इनकम और दूसरे हमारे एक्सपेंसेस। अब जरा मुझे बताइए, वो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे जो रियल अकाउंट हैं, हम जब अपनी अकाउंटिंग शुरू करते हैं और लास्ट में जाके सबसे पहले जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, वो कह रहा है कि हम जितने भी हमारे ये अकाउंट्स होते हैं, इनको क्लोज कर देते हैं। देखो जरा क्या लिखा है, इनको कह रहा है कि रियल अकाउंट आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। क्या ये सही कह रहा है गलत कह रहा है? मुझे बताओ, क्या इनको क्लोज कर दिया जाता है? हाँ सर, सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है, जैसे हम क्लोज करके बैलेंस कैरिड डाउन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जरा मेरी बात समझो। क्लोज करने का मतलब क्या होता है? जब मैं कहता हूं कि मुझे लेजर क्लोज करना है, इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब होता है इसका बैलेंस कैरिड डाउन जीरो कर देना। बैलेंस कैरिड डाउन जीरो कर देना। तो रियल अकाउंट में मेरे फिक्स एसेट आते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब। क्या जैसे ही मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, मैं बिल्डिंग को फेंक देता हूं? मैं मशीनरी कहूंगा, अरे भैया देखो अकाउंटेंट, ईयर एंड हो गया, सारी मशीनरी मशीनरी उठाओ, फेंक कर आ जाओ, क्योंकि ईयर एंड हो गया, बैलेंस को जीरो कर दो। नहीं सर, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हम किसको जीरो करते हैं? क्या मैं अपने डेटर क्रेडिटर को भी खत्म कर देता हूं? खत्म मतलब अपने अकाउंट्स में से खत्म कर देता हूं? नहीं सर, डेटर क्रेडिटर का भी बैलेंस बचता है। बात समझो, बात समझिए कि सर, ये जो मेरे एसेट होते हैं ना, इनका कभी भी बैलेंस जीरो नहीं होता जब तक ये मेरे साथ चल रहे हैं। यानी इनको कभी भी क्लोज नहीं किया जाता, इनका हमेशा बैलेंस निकलता है। तो सर, क्लोज कौन होते हैं? क्या मेरे डेटर क्रेडिटर यानी पर्सनल अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं? नहीं सर, हम डेटर क्रेडिटर को भी क्लोज नहीं करते, क्योंकि डेटर बैलेंस शीट में जाएगा, जिससे पैसे लेने हैं, उधार में सामान बेचा था। क्रेडिटर से पैसे लेने हैं, उधार में सामान खरीदा था। एसेट पड़े हैं, फ्यूचर में यूज होंगे, डेप्रिसिएशन लगा के जो वैल्यू बची बैलेंस शीट में जाएगी। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये जो दो अकाउंट हैं, कौन से? रियल और पर्सनल। हाँ, रियल और पर्सनल, ये क्लोज नहीं होते, ये क्लोज नहीं होते। इनका क्या निकला जाता है सर? इनका निकलता है बैलेंस। और वो बैलेंस कहां जाता है सर? वो बैलेंस जाता है हमारी बैलेंस शीट में। तो क्या नॉमिनल अकाउंट क्लोज होते हैं? हाँ सर, नॉमिनल अकाउंट क्लोज होते हैं। मेरी ऐसी कोई भी इनकम नहीं होती जो मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं, अनटिल अनलेस वो मेरी फ्यूचर इनकम ना हो, जैसे अक्रूड इंटरेस्ट, कि अभी इंटरेस्ट मिलना बाकी है। ठीक है। तो
इनकम और एक्सपेंस इन दोनों की क्या करी जाती है सर, क्लोजिंग एंट्री होती है। क्या होती है सर, क्लोजिंग एंट्री। और याद करो इनकी क्लोजिंग एंट्री कैसे होती है सर, इनकी क्लोजिंग एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से। ये बैलेंस शीट में नहीं जाते हैं। तो बैलेंस शीट में कौन से जाते हैं, जिनका बैलेंस बचता है। इनकम और एक्सपेंस का कभी बैलेंस बचता नहीं है, क्योंकि इनकम उठा के पीएनएल में, एक्सपेंसेस उठा के पीएनएल में या ट्रेडिंग में, एज द केस में भी, और अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो यानी यहां पे जो भाई साहब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या पूछा इन्होंने कि रियल अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं एट द अकाउंटिंग ईयर, तो द आंसर इज फॉल्स, दे आर कैरी फॉरवर्ड। उनको हम बैलेंस शीट में रखते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे, नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अभी बताया सर कि नॉमिनल अकाउंट जो है उनको क्लोज करा जाता है, उनको, नॉमिनल मतलब इनकम और एक्सपेंस। ये बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर क्लोज्ड टू पीएनएल एंड ट्रेडिंग एज द केस में भी। ट्रेडिंग में जनरली इनकम और एक्सपेंस की बात करें तो परचेज और सेल आती है, बाकी जितने भी आपके इनडायरेक्ट हैं वो सारे पीएनएल में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड टू बी मैच विद रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। क्या कहना चाह रहा है ये, बात समझो। ये कहना चाह रहा है आपसे मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। मुझे बताओ मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपसे दो बातें कहता है, एक तो एक्सपेंस की बात कहता है और दूसरा इनकम की बात करता है। मेरी बात समझो कि अगर अगर आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो, आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे अकॉर्डिंग टू इट्स बेनिफिट एंड अकॉर्डिंग टू द ईयर। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेट सपोज 12 महीने किराए पे रहते हो, रेंट पे रहते हो, और किराया जो है वो 10,000 रुपए महीना है, तो किराया कितना हो गया साल का सर, 1,20,000। ठीक है, अब इसमें दो केस अगर मैं बनाना चाहूं, पहले केस में मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग है, मान लेते हैं 2 महीने का किराया ही नहीं दिया। कितना किराया नहीं दिया सर, 20,000 रुपए किराया नहीं दिया। दूसरा केस में कहता हूं कि मेरा रेंट एडवांस है, मैंने अगले 2 महीने का किराया भी दे दिया, मेरा रेंट एडवांस है। कितना हो गया सर, 2 महीने का 20,000। अब ये कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप उतना ही खर्चा रिकॉर्ड करोगे जितना आपने इस साल में मजा ले लिया, बेनिफिट ले लिया। मुझे बताओ पहले वाले केस में मैंने बेनिफिट कितना लिया, यानी कि मैं रूम पे कितने टाइम रहा। सर आप रूम पे रहे 12 महीने, रूम पे रहे 12 महीने, लेकिन किराया कितना दिया। लेकिन सर रेंट जो हमने पे करा वो कितना पे करा सर, वो पे करा सिर्फ 10 महीने का। मेरी बात समझो, रेंट पे करा 10 महीने का, लेकिन रहा मैं कितने टाइम सर, पूरे 12 महीने रहा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई बेनिफिट को एक्सपेंस के साथ इक्वेट करो। सर बेनिफिट कितने महीने का हुआ, 12 महीने का। एक्सपेंस कितने का हुआ, 12 महीने का। तो इसका मतलब आप एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करोगे वो कितना रिकॉर्ड करोगे सर, 12 मंथ्स का, और वो होगा सर 1,20,000 रुपए। थोड़ा जल्दी करा रहा हूं क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि सिंपल है, बेनिफिट को एक्सपेंस से इक्वेट करो, और फिर जो आपका एक्सपेंस आ रहा है, यानी जितने टाइम का आपने मजा ले लिया, बेनिफिट ले लिया, उतना ही खर्चा रिकॉर्ड करोगे। ये जो 20,000 आपने पे नहीं करे इससे मतलब नहीं है, ये तो आपका आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी में जाएगा। ये 20,000 रुपए सेम यहाँ पे कि भाई बेनिफिट कितना लिया सर, सेम केस, बेनिफिट लिया 12 महीने, तो एक्सपेंस भी कितना बुक करोगे सर, एक्सपेंस भी बुक करेंगे 12 महीने का। लेकिन कैश का फ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ सर, 14 मंथ्स का। लेकिन मैं रिकॉर्ड कितना करूंगा सर, रिकॉर्ड करूंगा एक्सपेंस सिर्फ 12 महीने का, 1,20,000 रुपए। जितना आपने मजा लिया उस हिसाब से आप खर्चा बुक करोगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंस के लिए। दूसरी बात करते हैं सर इनकम के लिए, कि इनकम के लिए क्या होगा, कि वो ये कह रहा है कि आपने जो करंट फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमाई, कम ऑन मेरे साथ साथ समझो, आपने जो करंट फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमाई, उसका खर्चा, उससे रिलेटेड खर्चा आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना है। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात समझो जरा। मान लेते हैं ये हमारा एक पर्सन है, ये हमारा एक एजेंट है,
एजेंट को मैं देता हूं सर कमीशन। मैंने इसको कहा, ध्यान से समझना, मैंने इसको कहा कि मेरा माल बिकवाओ और माल बिकवाने पे कमीशन ले लो। उसने कहा ठीक है, उसने कहा अच्छी बात है, मैं आपका माल बिकवा दूंगा, कमीशन तो मैं ले लूंगा, कुछ एडवांस दे दो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, 1 लाख रुपया एडवांस ले लो। कितना ले लो एडवांस? 1 लाख रुपया। तो ये तो मैंने क्या कर दिया सर, ये मैंने कैश की पेमेंट कर दी। मेरी बात समझते रहना, कैश की पेमेंट कर दी कितनी? 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इसने साल भर में जो सेल कराई, मान लेते हैं साल भर में इसने जो सेल कराई, वो कराई इसने 8 लाख रुपए की। कितने की सेल कराई? 8 लाख रुपए की, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा रिवेन्यू, ईयरली रिवेन्यू कितना हुआ सर? 8 लाख रुपए। और हमारी जो कमीशन सेट हुई थी, मेरी जो कमीशन सेट हुई थी, वो थी 10% ऑफ सेल, वो थी 10% ऑफ सेल, ठीक है। अब जरा समझो मेरी बात, वो कह रहा है अब इक्वेट करो, किसको इक्वेट करो सर? आपके रिवेन्यू को, आपके रिवेन्यू को इक्वेट करो आपके एक्सपेंस से। मुझे बताओ मेरा रिवेन्यू कितना है सर? रिवेन्यू है 8 लाख। तो रिवेन्यू अगर मेरा 8 लाख है, उससे जुड़ी हुई कमीशन, उससे जुड़ी हुई कमीशन भी कितनी होनी चाहिए सर? उससे जुड़ी हुई कमीशन होनी चाहिए 80,000 रुपए। लेकिन मैंने पेमेंट कितनी करी है सर? पेमेंट करी है 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा सर कि जो हमने पेमेंट करी 1 लाख रुपए, उस पेमेंट से रिलेटेड मुझे इनकम कितनी हुई सर? इनकम हुई 8 लाख रुपए। इस 8 लाख रुपए पे कमीशन कितनी बनी सर? 80,000 रुपए। तो इसका मतलब ये 80,000 रुपए मेरा खर्चे में बुक होगा, और बाकी जो 20,000 रुपए है, ये मेरा एडवांस कमीशन कहलाएगा। कम ऑन, क्या कहलाएगा? एडवांस कमीशन कहलाएगा। यानी सिंपल देखो, इसको समझना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बात बहुत सिंपल है कि जितना भी आप खर्चा कर रहे हो कमाने के लिए, कमाएंगे कैसे? सेल पे। तो जितना आपने खर्चा करा सेल को करने के लिए, एक्चुअल में हर चीज सेल के लिए ही होती है या सर्विस देने के लिए होती है। तो अगर वो खर्चा आपके करंट फाइनेंशियल ईयर की सेल से रिलेट करता है, कम ऑन, वो खर्चा आपने करा ताकि आपकी सेल हो सके फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उतना ही खर्चा आप रिकॉर्ड करोगे, चाहे पे करो या ना करो। जैसे अगर मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल लूं कि मैं 1 लाख की जगह कमीशन उसको पे करता सिर्फ शुरू में 50,000 रुपए, और मैं कहता बाकी की कमीशन बाद में ले लेना, तो यहां पे भी क्या होता सर? यहां पे भी इक्वेट करता, अगर मैं मैच करता, तो मैंने जो बेनिफिट लिया एक्सपेंस से, मैंने कितना बेनिफिट लिया सर? मैंने 8 लाख रुपए की सेल कराई, तो उसके हिसाब से कमीशन कितनी होनी चाहिए सर? 80,000। पर हमने पे कितनी करी? 50। तो क्या मैं 50 का खर्चा बुक करूंगा? नहीं सर, आपने भले ही 50 पे करी हो, तो जो 30 आउटस्टैंडिंग है ना, वो भी आप ऐड करके कितना दिखाओगे? पूरा 80,000। अच्छा, हाँ हाँ सर, याद आ गया, जब हम 11th क्लास में क्वेश्चन करते थे ना, तो वहां पे लिखा होता था ऊपर, यहाँ ट्रायल बैलेंस में यहाँ लिखी होती थी सैलरी, सैलरी लिखी होती थी 50,000 रुपए। फिर नीचे लिखा होता था, क्या लिखा होता था? नीचे लिखा होता था सर कि ₹20,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग। फिर हम पता क्या करते थे, हमारी टीचर ये कहती थी कि जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे, तो वहां पे लिख देना सैलरी, टू सैलरी लिखोगे जो आपकी ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, और जो नीचे आ रहा है ना आपका उसमें एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग, वो 20,000 रुपए भी ऐड कर दोगे, तो 70,000 रुपए आप खर्चा दिखाओगे। भले ही आपने पे नहीं करा, पर आप दिखा रहे हो। सर ये कुछ मर्केंटाइल बेसिस या ड्यू बेसिस जैसा नहीं है? हाँ, ये वैसा ही है। मर्केंटाइल बेसिस ये कहता है खर्चा आपका है, रिकॉर्ड कर लो, इसी साल का खर्चा है, रिकॉर्ड कर लो। पर वो इस साल का खर्चा है या अगले साल लेके जाना है, वो पता कैसे चलेगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट से। कैसे सर? रिवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच कर लो कि ये जो कमाया, ये खर्चा उसी को कमाने में करा, अगले बारी के लिए तो नहीं करा, अगले बारी के लिए करा तो एडवांस, इसी बारी के लिए करा तो यहीं का खर्चा। समझ आया? चल थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड, खर्चा उसी साल का, टू बी मैच विद रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। अब क्या बताओ,
समझ आया? हाँ सर, सही कह रहे हैं, ट्रू कह रहे हैं। क्योंकि सर आप उस साल जो खर्चा कर रहे हो, उसी साल जो आप एक्सपेंस कर रहे हो, तभी तो सही प्रॉफिट या लॉस निकाल पाओगे। इजी है। चलो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। गोइंग कंसर्न अजम्पशन मींस बिजनेस विल कंटिन्यू इनडेफिनिटली। सर बिल्कुल सही बात है। हम जब भी बिजनेस करते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं, तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा। ऐसे नहीं आज चलाएंगे कल बंद कर देंगे फिर खोल लेंगे, नहीं, ये चलता रहेगा अनटिल अनलेस कंडीशंस ऐसी नहीं आती कि इसको बंद करना पड़े। ठीक है सर, वो क्या कंडीशन होती है वो आप बाद में पढ़ना, मतलब AS1 में लिखी हुई है। हाँ लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स गोइंग कंसर्न के अलग बनते हैं। जो आप नॉर्मली अभी अकाउंटिंग कर रहे हो ना, वो सिर्फ गोइंग कंसर्न के लिए कर रहे हो। अगर नॉट गोइंग कंसर्न हो गई वो एंटिटी, चाहे प्रोपराइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, अगर नॉट गोइंग कंसर्न हो गई, यानी वो कंडीशंस नॉट गोइंग कंसर्न हो गई, तो अकाउंट्स अलग तरीके से बनेंगे, फिर ये नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से काम नहीं होगा। ठीक है, आओ चलो क्वेश्चन, अच्छा ये तो ठीक है सर हमारा, कि सही एसेट की वैल्यू आएगी आर एज्यूमिंग कंटिन्यूटी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज इनकम ओनली व्हेन अर्नड। सर ये क्या अजीब बात कर रहे हो, जब आप कमा लोगे तब बुक करोगे, ये तो ड्यू बेसिस या मर्केंटाइल बेस कहता है। कैश बेसिस तो कहता है जब पैसा पे करोगे तो खर्चा बुक करना, जब रिसीव करोगे तो इनकम बुक करना। तो अर्निंग की बात नहीं है, रिसीव की बात होनी चाहिए। तो यहां पे आपने गलत लिखा है। इट रिकॉग्नाइज इनकम ओनली व्हेन रिसीव्ड। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय ICAI। सर बिल्कुल ICAI ही इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ लेकिन कंपनी के ऊपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं वो इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंस्टीट्यूट से पूछ के ही करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू है। अगला क्वेश्चन है सर, प्रूडेंस 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 कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल मींस एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। कह रहा है कि प्रॉफिट को तो एंटिसिपेट कर लो, कि ये डेटर है, पैसा मिलने वाला है, इसको तो लिख लो। या मेरी लॉटरी लगने वाली है, इसको लिख लो, लॉटरी खरीदी है, लग सकती है, लिख लो। लेकिन खर्चे होने वाले हैं, इनको मत लिखो। क्या ये सही कह रहे हैं? सर ये तो उल्टी बात कर रहा है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो कहता है कि फ्यूचर के खर्चे आपको लगता है हो सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं। देखो, आपको लगता है कि सर फ्यूचर में कुछ खर्चे हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि सर अजम्पशन है हमारी। अब ये अजम्पशन डिपेंड करता है कितने डिग्री है या कितना परसेंटेज है। जैसे कि भाई हमें लगता है कि हमारा एक केस चल रहा है, जो हम हार जाएंगे तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कम ऑन, हार जाएंगे तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब इसकी संभावना, इसकी जो कंडीशन वो है, पॉसिबिलिटी है, अगर मैं कहता हूं कि 5% है, पॉसिबिलिटी कितनी है, 5%, तो उस केस में क्या मैं इसका प्रोविजन बनाऊंगा? नहीं सर, इसका कोई भी प्रोविजन नहीं बनेगा। तो फिर सर इसको आप दिखाओगे एज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। याद आया कुछ? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के फुटनोट में आता था, अकाउंट्स का पार्ट है लेकिन अकाउंट्स के अंदर नहीं होता था। फिर अगर अगर मुझे लगता है कि 50% हम जीत सकते हैं, 50% हार सकते हैं, सर यहां तो आपकी डिग्री ज्यादा बढ़ गई है, तो अब क्या करो, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आपके लिए प्रोविजन बन जाएगा। प्रोविजन मतलब प्रोविजन आपका पॉसिबल लॉस है, कि सर फ्यूचर में अगर हम हार गए तो भाई मुझे 50 लाख देने पड़ेंगे, अभी से लॉस को बुक कर लो। ठीक है, और अगर 50% से ज्यादा ही है, मतलब अगर कितना भी हो, 70 80 90, तो भी आप क्या बना लोगे, प्रोविजन बना लोगे। बताओ समझ आया? यानी अब यहां पे जो डिग्री है, जो परसेंटेज है, वो 50 है नहीं, वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट अगर चाहे तो 50 पे भी कहे कि हमें नहीं लगता, 50 तो है ना भाई, 50 पे हमें नहीं लगता कि हम हारेंगे, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, तो मैनेजमेंट कहे कि मैं तो नहीं बना रहा। तो यानी यहां पे लिबर्टी देता है स्टैंडर्ड, कि भैया आपको जितना लग रहा है अजम्पशन, उस हिसाब से आप खर्चा मतलब बुक कर लो, प्रोविजन बना लो। तो सर यहां पे हमारा जो आंसर है ये उल्टा कह रहा है, कि जो हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो एंटिसिपेट करता है लॉसेस को, एक्सपेंसेस को, लेकिन प्रॉफिट्स को नहीं करना। तो फॉल्स यहां पे ये कह रहा है।
कह रहा है इट मींस एंटिसिपेट लॉस नॉट प्रॉफिट। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 10, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट रिक्वायर अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली। क्या मतलब होता है सर कंसिस्टेंसी? सर कंसिस्टेंसी होता है जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं मेरे दोस्त, लगातार 2 घंटे 5 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, कंसिस्टेंटली तरीके से पढ़ते हैं। तो ये कहता है कि जब भी हम अपनी अकाउंटिंग शुरू करते हैं, लेट सपोज मैंने यहां पे अपनी अकाउंटिंग शुरू करी और मैंने एक एसेट खरीदा जिस पे डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं 10% WDV से। ठीक है, यानी यहां से अकाउंटिंग शुरू करी, एंड में आके मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया। फिर अगले साल मुझे सपना आया, मैंने कहा नहीं नहीं यार WDV तो नहीं, हम एक काम करते हैं स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। फिर अगले साल मुझे सपना आया कि नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं यार WDV ही लगना चाहिए था। फिर अगले साल मुझे सपना आया कि नहीं अब हम कोई नया ही मेथड निकाल लेंगे, ना स्ट्रेट लाइन ना WDV। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही? सर नहीं हो रही। नहीं हो रही तो दिक्कत क्या आएगी? डेप्रिसिएशन की अमाउंट बदलती रहेगी। उससे क्या होगा सर? मेरा सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकलेगा। कम ऑन, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकलेगा, हर बार कुछ नया मिलेगा, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, भैया क्या हो रहा है? समझ आई बात? तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है आप अपने अकाउंटिंग की पॉलिसी कंसिस्टेंटली ही फॉलो करोगे, उनको चेंज नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस जरूरत ना हो। सर जरूरत कैसे होगी? जरूरत ऐसी हो सकती है हमारी एस्टिमेशन में कोई दिक्कत हो, कोई लॉ चेंज हो जाए, ठीक है, या ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिख रही उस वजह से चेंज करना पड़ा। तो ऐसी कुछ कंडीशन है जो जस्टिफाइबल है तो चेंज करोगे, लेकिन बार बार तो वो भी नहीं चेंज कर सकते कि अभी ये अभी वो, ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो कह रहा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट रिक्वायर अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी चेंज फ्रीक्वेंटली। सर क्या उल्टी बात कर रहे हो? फॉल्स है इसका आंसर। पॉलिसी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर। ठीक है, चलो तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में अगले 10 CA फाउंडेशन के क्वेश्चंस लेके। सितंबर 2025 के लिए बेस्ट ऑफ लक।